हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमेगा प्रो क्लासेस। आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में, नए चैप्टर में। जैसा कि चैप्टर का नाम दिख पा रहा है आपको, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 में हम बात करते हैं एनसीईआरटी 2D पॉइंट पढ़ते हैं। तो देखिए, तो एनसीईआरटी ओपन करके बैठिए और हमारे साथ साथ पढ़ाई शुरू कीजिए। चैप्टर का नाम बता ही दिया मैं आपको, क्या नाम है चैप्टर का नाम? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। देखिए, इम्प्रूवमेंट किसको, किसमें? फूड रिसोर्सेज। जैसा कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारा जो फूड रिसोर्सेज हैं, फूड रिसोर्सेज का मतलब जो हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन प्रोवाइड करते हैं, वो फूड रिसोर्सेज प्लांट हो सकते हैं या फिर एनिमल हो सकते हैं। दो ही चीज तो है, तीसरा तो और क्या है? तीसरा तो बताइए क्या है तीसरा? दो ही चीज हो सकते हैं ना, या तो प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट खा सकते हैं या फिर एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट को आप खा सकते हैं। यही तो दो मेन सोर्स है। चलिए, तो मैं बता दिया कि हम लोग क्या करने वाले हैं। जो हमारा फूड रिसोर्स है, फूड है, फूड रिसोर्स को हम लोग इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। मतलब क्या? अगर हम चाहते हैं कि हम दूध पिए, मिल्क, दूध सबका फेवरेट होता है क्योंकि दूध जो होता है कंप्लीट फीड है। कुछ लोग लैक्टोज टॉलरेंस हैं तो वो दूध को हेट करते हैं, दूध नहीं पीते, लेकिन दही को खाते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर क्या है? जैसे मिल्क है, तो मिल्क में हम क्या चाहते हैं? मिल्क को हम चाहते हैं इसमें इंप्रूवमेंट करना। सर, मिल्क में आप क्या इंप्रूव कर पाएंगे आप? मैं चाहता हूं कि मिल्क में गुड क्वालिटी का विटामिन मिले, मतलब कि विटामिन कंटेंट अच्छा हो। मिल्क में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में अपन लोग को मिले। मिल्क में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिले, है ना? तो ये सब चीजें जो है कहाँ, उसको हम इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। एक मुर्गी है, एक मुर्गी है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, नॉन वेज, जो नॉन वेज है वो लोग कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी को खाने के लिए, ताकि उनका बॉडी हिस्ट पुष्ट रहे और उनको प्रोटीन मिल पाए। तो क्यों ना गुड क्वालिटी का मुर्गी बनाया जाए, गुड क्वालिटी का मुर्गी अंडे को प्रोड्यूस किया जाए। तो वो क्या है, फूड में, फूड रिसोर्स में हम इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये तो रहा थोड़ा सा झलक, जो आपने देखा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी को लेकर के टू दी पॉइंट आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए यहां से मैं शुरुआत करता हूं। देखिए, तो एनसीईआरटी लिखती है, क्या लिखती है? वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल है। कहा भी गया है? बताइए, कमेंट में बताइए मुझे कि आप जीने के लिए खाते हैं या फिर खाने के लिए जीते हैं। राइट ऑन कमेंट बॉक्स। आज का क्वेश्चन यही है ना, कि आप जीने के लिए खाते हैं या फिर खाने के लिए जीते हैं। ठीक है। फूड सप्लाईज करता है प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट को, विटामिन को एंड मिनरल्स को, ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए, हेल्थ में। मतलब क्या? देखिए, अपन लोग को तीन चीज इंपॉर्टेंट चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक तो आपको प्रोटीन चाहिए, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, तीसरा आपको फैट चाहिए। सर, विटामिन से मिनरल्स वो भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा जरूरत है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट। सर, कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देने का काम करेगा। प्रोटीन क्या करेगा? आपके अंदर जितने भी सेल्स टिश्यू लगातार बन रहे हैं, पुराने सेल मर रहे हैं, नए सेल बन रहे हैं, वो आपके मसल्स ग्रोथ में प्रोटीन हेल्प करेगा। सर, फैट क्या करेगा? फैट जो है आपके बॉडी में मस्कुलर मसल्स को, मांस को लाने में वो करेगा, वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। तो मेनली तीन चीज अपन को बहुत ही जरूरी है। क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। अब इस सारा चैप्टर वही पे चलेगा, है ना? क्या खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, क्या खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, क्या खाएंगे तो फैट मिलेगा, है ना? कौन सी क्रॉप हमारे लिए मोर इंपॉर्टेंट है, ये सब सारा देखेंगे। ओके। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्स ऑफ फूड। बिल्कुल सही है, चाहे हमारा प्लांट भी मेजर सोर्स है और एनिमल भी है। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड
फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। देखिए एग्रीकल्चर, जितना भी हम लोग का फूड मिलता है वो एग्रीकल्चर से ही मिलता है, बिल्कुल सही है। हम लोग खेती करते हैं तो खेती करने से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट चावल मिलता है, दालें मिलती हैं, बहुत सारा फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री है तो एनिमल से हम लोग को रॉ मीट मिलता है, दूध मिलता है, उनके जो स्किन है उनसे उनके चमड़े मिलते हैं, और बहुत सारे रोम वगैरह हैं, पोर वो है, वो सबसे हम लोग को क्या मिलता है, रोम हो गया, चमड़ा हो गया, स्किन, वो सबसे काफी प्रोडक्ट बनता है, तो वो भी मिलता है हम लोग को। We read in newspaper that efforts are always being made to improve production of from agriculture animal husbandry। हम हमेशा अखबारों में न्यूज में पढ़ते रहते हैं कि हम अपने खेती को और एनिमल हस्बेंड्री को कैसे इंप्रूव करें। बताया ना, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कम लागत लगे, कम पूंजी लगे, कम जगह लगे, और हमको फूड का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। चाहते हैं कि थोड़ी सी हमारी जमीन है, उस जमीन में ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, क्रॉप्स लगे, ताकि हम उसके ज्यादा से ज्यादा लोगों को फीड करा सके, खिला सके। वाई वी कैन नॉट, वाई इज दिस नेसेसरी, ये नेसेसरी क्यों है? अरे भाई नेसेसरी इसलिए है कि अगर नहीं कर पाएंगे तो हमें फूड कहां से मिलेगा, और जब फूड नहीं मिलेगा तो इतनी बड़ी जनसंख्या की स्टोमक, पेट कैसे चलेगी, है ना? इतनी बड़ी जनसंख्या को पेट कैसे भर पाएगी? तो इसलिए जरूरी है। वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, करा है कि हम अभी करेंट लेवल प्रोडक्शन में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास उतनी माइंड नहीं है, हमारे पास उतनी साइंटिफिक तरीके से जो एग्रीकल्चर किया जाता है वो मुझे पता नहीं है। लोग कुछ भी सकता है। तो खैर बातें जो भी हो, लेकिन एनसीईआरटी ने लिख दिया यहाँ पे, इंडिया इज अ वेरी पॉपुलेशन कंट्री, सबको पता है यार, है ना? अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं, हैशटैग नंबर 1, हैशटैग नंबर 1 पे क्या चल रहा है? इंडिया नंबर 1 पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में, है ना? कुछ साल पहले चाइना नंबर 1 पे थी, अब नंबर 1 पे हम लोग आ गए। आवर पॉपुलेशन इज मोर देन 1 बिलियन पीपुल। वाह, बिल्कुल सही है। अगर अभी करेंट डाटा देखेंगे तो 1.45 बिलियन पहुंच गए हैं, बिलियंस। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी नंबर होती है ये, है ना? चलिए, एंड ये स्टिल ग्रोइंग, अभी लगातार इसका ग्रोइंग हो रहा है, ऐसा नहीं है कितना जाने के बाद कांस्टेंट हो गया या फिर ब्रेक डाउन लग गया, नहीं, लगातार स्टिल ग्रोइंग 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 चल रहा है। As food for this growing population, we will soon need more than a quarter of billion tons of grain every year। बाप रे, देखिए कह रहा ना, हमको इसके 4 गुना क्वार्टर में, है ना, डबल नहीं, थराइस नहीं, क्वार्टर, 4 गुना ज्यादा फूड हमको जरूरत पाई चाहिए। किसके लिए? इतनी बड़ी जनसंख्या को फीड करने के लिए। आप समझ सकते हैं, सबको चाहिए क्या? फूड, शेल्टर, क्लॉथ। 3 चीजें तो इंपॉर्टेंट है लाइफ में ना, सबकी लाइफ में क्या है? 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको फूड चाहिए ही चाहिए, शेल्टर चाहिए ही चाहिए, और आपको क्लॉथ चाहिए ही चाहिए। फूड चाहिए ताकि आप खाने के बाद जिंदा रह सके, शेल्टर चाहिए ताकि अपने आप को सुरक्षित कर सके, शेल्टर का मतलब घर, रहने की जगह, और क्लॉथ बॉडी को ढकने के लिए चाहिए। खाना मिल गया और आपको कोई खाना दे दिया, आप बोला कि कहीं भी रह जाओ, तो भी आप प्रोटेक्ट नहीं है। बोला उस मकान में रह जाओ, कपड़ा ही नहीं दिया आपको, तो वो भी क्या है? लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम नहीं है ना? तो बेसिकली लाइफ में 3 चीजें इसेंशियल है। कौन है? हिंदी आपने देखा ना मूवी, रोटी कपड़ा मकान, रोटी की कीमत, है ना? बहुत सारी मूवी चलती है रोटी की कीमत, जो मिथुन चक्रवर्ती का है, आप लोगों ने देखा होगा। उस रोटी के लिए वो बेचारा क्या करता है, दहता हुआ रोटी आता है पानी के बहाव से, उस रोटी को छानकर पकड़कर अपने पेट को भरता है। वन ऑफ द अमेजिंग ब्यूटीफुल मूवी रोटी की कीमत, आप देखिए, है ना? आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ फूड। इसलिए कहा गया है कि उतना ही डाले थाली में जो बेकार न जाए नाली में, है ना? आप पार्टी करते हैं, चाटी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, कीजिए, क्यों? हम लोग उसके लिए ही हैं, है ना? कीजिए, लेकिन फूड का वेस्टेज आप कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर वेरी रॉन्ग, बैड, आप गलत हैं। फूड की इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, है ना?
तो अब उतना ही डालिए थाली में जो बेकार न जाए नाली में, क्योंकि जब आपका जितना चाहिए उतना लीजिए, अब जो फूड छोड़ देंगे वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है, कीड़े मकोड़े कीटाणु बैक्टीरिया सब फंगस लग जाते हैं, सारा डिस्ट्रॉय हो गया ना। आप समझदार हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड। हम लोग को चाहिए ज्यादा जमीन चाहिए, किसके लिए, खेती करने के लिए, बट इंडिया इज ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, बल्कि इंडिया के पास तो सब पहले से ही क्या है, यहाँ चल रही है कल्टिवेटेड। As a result, we do not have any major scope for increasing the area of land under cultivation. अब हमारे पास उतनी जमीन नहीं है, हमारे पास लैंड उतनी नहीं है कि हम ज्यादा ज्यादा जमीन इसको लेकर के फूड को ये कर पाए। समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है आपको, भाई क्या लिखती है एनसीईआरटी यार, है ना, वो दिल की बातें लिखती है ना एनसीईआरटी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अंडर कल्टिवेशन हमारा हो गया, कल्टीवेशन हो गया यहां तक। अब देखता हूं मैं आगे, है ना। इसको इरेज कर देता हूं मैं थोड़ा। न खबर। चलिए देखिए, अब अपन लोग यहां तक पढ़ लिए। Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crops and livestock. हम चाहते हैं कि इसलिए बहुत ही जरूरी है क्या करने के लिए, फूड क्रॉप को बढ़ाने के लिए इफिशियंसी, और जितने भी लाइव स्टॉक का मतलब, चाहे आप मुर्गी पालन करते हो, मछली पालन करते हो, अंडे पालन करते हो, उसको बोलते हैं लाइव स्टॉक। क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक। Effort to meet the food demand by increasing food production have led to some success so far. अब जो इतनी इफोर्ट करनी पड़ रही है किसके लिए, फूड को डिमांड को पूरा करने के लिए, उसमें उसकी प्रोडक्शन को रेट को बढ़ाया जाए। बिल्कुल सही है ना, हमारे पास लैंड क्या है, सीमित है। जैसे सपोज, ध्यान दीजिए, एक डाटा मैं दिखाता हूं यहाँ पे आपको, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक बड़ा सा लैंड है, ठीक है, ये जमीन है बड़ा, मान लीजिए, ठीक है, दिस योर लैंड। अब एक लैंड में पता चला कि इसमें 4 लोग रह रहे हैं, तो मजे से खा पी रहे थे आराम से, जितनी उनकी ये थी कैपेबिलिटी थी उतना मेहनत करते थे और उतना अनाज उगा के खा रहे थे। अब इस घर में 4 से पहले 4 लोग थे, हैप्पी थे, है ना, 4 लोग थे एकदम खुश रहा कर रहे थे। अब इसमें 4 से 8 लोग हो गए, थोड़ा सा परेशानी आई, 16 हो गए। अब जो फूड 4 लोगों के लिए यहाँ हो रहा था, अब क्या 16 लोगों को खिला पाएगा यहाँ पे, नो, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये लैंड क्या है, सीमित है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा टेक्निक लगाएं ताकि हमारा प्रोडक्शन रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए, ज्यादा अमाउंट में हमको व्हीट मिले, राइस मिले, पल्सेस मिले। ओके, आइए, वी हैव द ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए आ गया ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, हम चाहते हैं कि ज्यादा किसके लिए आया, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, फूड में आया ग्रीन रिवॉल्यूशन, आया किसके लिए, फूड को, है ना। फूड, आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुने होंगे, एम.एस. स्वामीनाथन, है ना, मोनकाम्बु सांबा सिमन स्वामीनाथन, वन ऑफ द, आप गूगल कीजिएगा तो इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, जिन्होंने पूरे इंडिया को फीड कराया। थैंक्स बोलिए इनको कि आज इन्हीं का कृपा है ना, कि आज हम लोग को इतनी अच्छी से फूड को हम लोग कंज्यूम कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इन्होंने क्या किया, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में काफी इंक्रीज करने का साझा किया। अब बताइए ना, अब जो आपका जमीन था जहां 4 लोग खा रहे थे, अब वहां 16 लोग के आए हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, इसमें क्या फर्टिलाइजर ऐड करें, क्या इसमें हम खाद को डालें ताकि हमारा प्रोडक्शन रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए, और ये 16 लोगों को हम पेट आसानी से भर सके। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो वी हैव आल्सो हैड द व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए आया, तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए आया, किसके लिए आया, मिल्क प्रोडक्शन के लिए आया। हम चाहते हैं क्या, दूध का पैदावार ज्यादा बढ़े, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका फूड को उपलब्ध कराने के लिए, और व्हाइट रिवॉल्यूशन आया मिल्क को प्रोडक्शन के लिए, which has led to better and more efficient use as well as availability of milk। बिल्कुल बताया, हम चाहते हैं कि हमें गुड क्वालिटी का दूध मिले, अभी बताया ना, उसमें दूध में अच्छा ऐसा ना हो कि ग्वाला में दूध लाने गए तो
50% मिल्क और 50% वाटर ला के आपको दे दिया गया हो, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार हम आप हैं। ग्वाला चाहता है, एक एक गाय है उसके पास, अब 50 लोगों को वो पकड़ देना है दूध उसको, और एक कॉमन लोग आ गया तो क्या कहेगा कि दूध नहीं दूंगा मैं आपको? तो वो बेचारा चाहता है कि मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसमें वाटर डालूंगा और उसको भी खुश करके चला दूंगा, है ना? तो उसको डैश नहीं फर्क पड़ता है क्या कि इसकी दूध की क्वालिटी क्या है। खैर वो तो बिजनेस पर्पस की बात है। आइए, मेरे कहने का मतलब, दिस चैप्टर अबाउट द वेरी अवेयरनेस फॉर एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, प्रोडक्शन ऑफ फूड्स, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ए लॉट्स ऑफ। पहले ही बता दिया मैं, चैप्टर का नाम ही है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। हम चाह रहे हैं कि जो भी फूड है उसमें इंप्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले से उसमें नहीं है, लेकिन उसको मैं इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, उसको मैं कुछ बढ़ावा देना चाह रहे हैं। However, these revolutions mean that our natural resources are getting used more intensively. बिल्कुल सही है। इस प्रकार का रिवोल्यूशन जो निकला है, चाहे हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन हो, व्हाइट रिवोल्यूशन हो और ब्लू रिवोल्यूशन, बहुत सारा आता है रिवोल्यूशन है, लेकिन ये सब जो रिवोल्यूशन है वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करा रहे हैं हम लोग फूड के लिए। एज अ रिजल्ट देर आर मोर चांसेस ऑफ काउजिंग डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कंप्लीटली। इसका रिजल्ट यही मिला कि हम लोग ज्यादा फॉरेस्ट को, जंगलों को काट काट कर वहां पे हम लोग को क्या करना पड़ा, खेती करना पड़ा, डैमेज करना पड़ा। Therefore, it is important that we should increase food production without regarding our environment and इसलिए हम लोग को क्या 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 गया, फूड प्रोडक्शन करने के लिए हमको बिना नुकसान किए इन्वायरमेंट को, बिना इन्वायरमेंट को नुकसान किए हुए हम लोग को ये काम करना होगा, ताकि क्या हो, इन्वायरमेंट भी नुकसान में ना हो और काम भी हो जाए। ओके, अब आते हैं हम लोग इस पे, डिस्टर्बिंग द बैलेंसेस मेंटेनिंग इट। बिना नेचर को छेड़े हुए, नुकसान पहुंचाए हुए हम क्या करें, अपनी फूड को इंक्रीज कर पाए। हेंस देयर इज अ नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। बहुत ज़्यादा हम लोग को इसमें खेती करना होगा, खेती को इम्प्रूवमेंट करना होगा, एनिमल हस्बेंड्री को इम्प्रूव करना होगा। Also simply increasing grain production for storage in warehouse warehouses cannot solve the problem of malnutrition and hunger। देखिए आ गया ना। यही नहीं, हम लोग को जितना भी ग्रेन्स है उसमें पैदावार को बढ़ाना होगा, जितने भी स्टोरेज करने की क्षमता है, और जो माल न्यूट्रिशन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन है ना, उसको भी हम लोग को ठीक करना होगा। जो लोग इतनी हंगर है, मैं बता दूं, इंडिया अभी देखिए, आप देखेंगे एक आता है हंगर इंडेक्स आता है, हंगर इंडेक्स में हम लोग पाकिस्तान से भी पीछे हैं। आपको बहुत बुरा लगा होगा सुनकर, क्या आप बता रहे हैं। आप गूगल कीजिए, आप इंडिया हंगर इंडेक्स निकालिए, इंडियन हंगर इंडेक्स निकालिएगा, आप देखिएगा हमारे जो नंबर है वो पाकिस्तान से ही नीचे है। ठीक है, अब है तो है, इसमें आपको जो बुरा लगे आप गूगल करके देख लीजिए कि हंगर इंडेक्स क्या है। HID बोलते हैं, हंगर इंडेक्स बोलते हैं फूड के मामले में। देखिए बेसिकली क्या है, हम लोग की कहीं ना कहीं कमियां हैं कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं कर पा रहे हैं, या उस लेवल की प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं फूड को। ओके, आइए, पीपुल शुड हैव मनी टू परचेज फूड। लोगों के पास पैसे चाहिए किसके लिए, फूड को परचेज करने के लिए। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ एबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। उसके लिए हम लोग को ऐसा चाहिए कि सिक्योरिटी चाहिए, मतलब क्या कि इमरजेंसी हो या किसी प्रकार कोई घटना घटे तो फूड हम लोग को मिल जाए। द मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। बिल्कुल सही है, जितना भी जनसंख्या हमारा इंडिया का है, मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो किस पे डेवलप्ड है, खेती 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 है। देखिए मैं एज ए लाइक साइंस टीचर, मैं मेंटर्स, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में एग्रीकल्चर का मतलब लोगों का होता है कि वो आदमी गरीब है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पा रहे इसलिए खेती कर पा रहे। इसी वेरी रॉन्ग थेसिस, लोगों का सोच क्या है, रॉन्ग है यहाँ पे यार। एग्रीकल्चर दिस इज वेरी गुड, है ना। आप कनाडा का इंसान को देखिए, वेस्टर्न जो आपका फॉरेन कंट्री का जो फार्मर है, अगर वो किसान है तो उनके पास अपना जेट Y1 होगा, अपना एक अच्छा बड़ा सा बड़ी महंगी एक्सपेंसिव लग्जरी कार होगी।
इंडिया में खेती करते हो, यू आर वेरी पुअर। मतलब क्या, यहाँ खेती करने के लिए ही क्या है, लोगों के पास पूंजी नहीं हो पा रही है। आप समझ सकते हैं इसका जिम्मेवार कौन है, हु आर रिस्पॉन्सिबल, ऑल इंडियंस आर रिस्पॉन्सिबल। खैर उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर दियर लाइवलीहुड। हमारा ज्यादा जनसंख्या किस पे है, तभी तो कहते हैं हमारी भारत की आत्मा कहाँ वास करती है, तो गांव में वास करती है। क्यों, क्योंकि वहां क्या होती है, एग्रीकल्चर होता है, खेती की जाती है। Increasing the incomes of people working in agriculture is therefore necessary to combat the problem of hunger। अब लोगों को इनकम, जो भी लोग हैं उनकी इनकम बढ़नी चाहिए, उनकी इनकम बढ़नी चाहिए और ताकि वो एग्रीकल्चर को अच्छे से कर सके और इतनी बड़ी जनसंख्या को हंगर फ्री कर सके। नेक्स्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स फ्रॉम फार्म। अब क्या कहा जा रहा है कि साइंटिफिक तरीके से आपको जितने भी तरह का फार्म्स हैं, चाहे वो आपको पोल्ट्री फार्म्स हो, चाहे वो क्रॉप्स के लिए जहां पे उगाया जा रहा है वो हो, उनको तरीके से करना होगा। फॉर सस्टेन लाइवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस है। हम लोगों को करना पड़ेगा मिक्स्ड फार्मिंग, खेती करें तो एक से ज्यादा क्रॉप्स को लगाएं। इंटरक्रॉपिंग, दो क्रॉप के बीच में लगा दें। इंटीग्रेटेड मतलब इस साल कुछ और लगाएं तो अगले साल कुछ और लगाएं। तो इस तरह की खेती करने से क्या होगा, है ना, हमारी पैदावार बढ़ेगी। साथ में हम लोग को इसके अलावा एग्रीकल्चर में मुर्गी पालन, पोल्ट्री, फिशरीज, है ना, बी कीपिंग, ये सब भी करने आनी चाहिए और करनी चाहिए। देखा जाए तो इंडियन इंडियन के लोगों की मेंटेलिटी क्या है, बारिश हुआ धान लगाना है, बारिश खत्म हुई गेहूं लगाना है, नहीं। ठीक है, चावल दाल गेहूं लगाए, लेकिन इसके अलावा भी फूड का भी ऑप्शन लगाना चाहिए। ओके, अब यहाँ आता हूं मैं, बी कीपिंग तो हो गया ना, अब यहाँ पे इसको मैं रिलीज कर देता हूँ। आगे देखिए, द क्वेश्चन दस बिकम हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि ठीक है, आपने कहा ये करवा लो वो करवा लो, है ना, लेकिन कैसे हम लोग इंक्रीज कर पाएंगे क्रॉप्स की प्रोडक्शन को और लाइव स्टॉक को। तो अब यहां से आता है इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। हम लोग अपने फसल को कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे, यहां से आता है, देखिएगा। अब आइए, सॉरी, कहा जा रहा है सीरियल्स, सीरियल्स सच है व्हीट, सीरियल्स में क्या कहता है, व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरघम, है ना, जिसको बाजरा ज्वार बोलते हैं। प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। आप व्हीट खाते हैं, राइस खाते हैं, मेज मिलते हैं, मिलेट्स लेते हैं, सोरघम लेते हैं, किसके लिए, फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। पल्सेस, इसमें ग्राम, चना जिसको बोल रहे हैं, पी, मटर, ब्लैक ग्राम, उड़द, ग्रीन ग्राम, मूंग, पिजन पी, अरहर, लेंटिल, मसूर, प्रोवाइड अस फॉर प्रोटीन। यानी कि जितने भी तरह का दालें हैं वो हमको क्या दे रहा है, हमको प्रोटीन दे रहा है। एंड ऑयल सीड इंक्लूडिंग सोयाबीन, के लिए तेल के लिए सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, सीसम ऑयल है, कास्टर्ड है, मस्टर्ड है, लिंसीड है, सनफ्लावर, ये सब हम लोग को क्या देता है, फैट, यानी कि फैट देने का काम करता है, इस सबसे ऑयल मिलती है हम लोगों को। Vegetables, spices and fruits provide a range of vitamins and minerals in addition to a small amounts of protein। ये सब तो हम लोग को वेजिटेबल्स, विटामिन में स्मॉल अमाउंट में भी क्या मिलते हैं, हम लोग मिनरल्स, विटामिन मिलते हैं। Carbohydrates and fat in addition to these food crops, fodder crops like बरसीम, ओट्स, सुदान ग्रास are raised for livestock। देखिए एक अच्छा लिया है, एक लिखा गया यहाँ पे फोडर क्रॉप्स। फोडर क्रॉप, जिसको फोडर क्रॉप्स का मतलब जो है जहाँ पे एक के लिए क्या बोलते हैं, जहाँ जहाँ पे एनिमल्स के रूप में खिलाया जाता हो, ताकि हम लोग को अरे चूंकि अब जैसे कि काऊ से दूध, मिल्क लेना है, तो मिल्क लेना है तो गाय को गुड क्वालिटी का आप खिलाएंगे ना, घास खा खिलाएंगे, खली भूसा चूनी जो खाती है उसका फूड है ना, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, तब तो गुड क्वालिटी को दूध दे पाएगी वो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूं अपन लोग, इसको इरेज।
हाँ देखिए, अब आपके सामने कुछ डायग्राम दिखाया जा रहा है, देखिए कितना अच्छा डायग्राम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सीरियल्स दिखाया जा रहा है, मक्का ज्वार बाजरा दिखाया जा रहा है, सनफ्लावर है तो पैडी है, तो आप देख पा रहे हैं कि पी है, मटर वगैरह दिखाया जा रहा है ना। अब कहा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी कहाँ पे करती है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स पल्सेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। कहा जा रहा है कि आपको जो है सीरियल्स पल्सेस फ्रूट्स वेजिटेबल से क्या मिलते हैं। तो सीधी सी बात है, सीरियल से क्या मिले आपको, जितने भी दाना हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिला, तो मैं इसका आंसर यहाँ पे देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स मिला। ओके, पल्सेस से क्या मिला, प्रोटीन्स मिला। क्या मिला, प्रोटीन्स मिला। फ्रूट्स और वेजिटेबल से क्या मिला हम लोग को, विटामिन एंड मिनरल मिला। क्या मिला, विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स मिला हम लोग, मिला ना। तो इसको याद रखेंगे। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। देखिए अब ये भी है, अलग अलग का क्रॉप्स जो है उसका अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन को रिक्वायरमेंट चाहता है। उसके लिए टेम्परेचर अच्छा चाहिए, फोटो पीरियड्स, लाइट का अमाउंट अच्छा होना चाहिए, फॉर देयर ग्रोथ के लिए एंड कंप्लीट ऑफ देयर लाइफ साइकिल के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए बहुत कुछ चीजें मायने रखती है। आप खेती करना, एक नॉर्मल किसी खेती करना और एक साइंटिफिक तरीके से करना खेती, दोनों में फर्क है। आप नॉर्मल खेती करेंगे, आपको भी आप भी क्रॉप्स को उपजा लेंगे, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से करेंगे तो ज्यादा उपजा पाएंगे, ज्यादा लोगों को फीड कर पाएंगे, गुड क्वालिटी का कर पाएंगे आप। तो खेती करना और साइंटिफिक तरीके से खेती करना, दोनों में फर्क है। एक नॉर्मल फार्मर को उतनी आइडिया नहीं होती है कि एक कितने से क्या में कितना डीएपी, कितना यूरिया, कितना फॉस्फेट और किस क्रॉप को लगाना है, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो उनको एक आइडिया होता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ एडिंग अबाउट डीएपी, यूरिया, फॉस्फोट, विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर गुड फॉर दिस सॉइल, किस सॉइल के लिए अच्छी, किस सॉइल के लिए किस क्रॉप अच्छा है। दिस इज अ गुड आइडिया फॉर साइंटिफिक तरीके से करते हैं। ओके, फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। बिल्कुल सही, ये भी डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा अमाउंट में लाइट चाहिए नहीं चाहिए। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट के लिए। एज वी ऑल नो प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही है, प्लांट्स भी अपना फूड बनाते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस करके। देयर आर सम क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन कॉल्ड, है ना, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में जो फूड लगाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं खरीफ सीजन बोलते हैं ना, जो कि जून से अक्टूबर स्टार्ट होती है। तो खरीफ सीजन कब आता है, जून से लेकर के अक्टूबर। खरीफ कब, जून से लेकर अक्टूबर, है ना, जून से लेकर अक्टूबर तक हम लोग खरीफ करते हैं, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके, तो खरीफ क्रॉप कब आया हमारा, जून से लेकर खरीफ सीजन क्या है, जून से लेकर के हमारा अक्टूबर, है ना। यानी कि जून ले लीजिए, जुलाई ले लीजिए, अगस्त ले लीजिए, सितंबर और अक्टूबर, यानी कि यही 5 महीना के अंदर आपको क्या करनी है, खरीफ सीजन लगानी है। इसमें से आप देखेंगे तो इसको हम लोग का क्या करेंगे, फिर कल्टीवेट करेंगे। नेक्स्ट है, एंड सम ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन कॉल द रबी सीजन। तो खरीफ सीजन, खरीफ में, विंटर रेनी सीजन में, रेनी में आया कौन, खरीफ सीजन। मैं यहां लिखता हूं, रेनी में आया, रेनी सीजन में खरीफ, रेनी सीजन में क्या लगाया, खरीफ क्रॉप्स को लगाया, और विंटर सीजन में क्या लगाए, रबी को लगाए। विंटर सीजन में कॉल द रबी सीजन फ्रॉम द कब से, नवंबर टू लेकर के अप्रैल तक। कहा गया, यानी कि आपने नवंबर में स्टार्ट किया, दिसंबर, जनवरी, फिर आपने फरवरी, फिर मार्च और देन अप्रैल को आपने देखा। ओके, तो ये था आपका कौन सा, ये था विंटर सीजन। ये जो है विंटर सीजन वाले, क्या है, विंटर सीजन। ओके, चलिए, जैसे कि आपने पैडी, सोयाबीन, पिजन, पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम और खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप में कौन कौन है, पैडी, सोयाबीन, पिजन,
पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम ऑल आर क्या है खरीफ। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग रेनी सीजन में लगाते हैं। धान हो गया, सोयाबीन हो गया, सॉरी, पिजन पी हो गया, ब्लैक ग्राम ऑल आर क्या है खरीफ क्रॉप्स हैं। वेराज व्हीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लाइनसीड, ये सब क्या है रबी क्रॉप्स है ना। गेहूं हो गया, चना हो गया, गेहूं, चना, मटर, मस्टर्ड, ये सब क्या है खरीफ क्रॉप्स है। तो रबी क्रॉप्स में कौन कौन आए हैं? खरीफ क्रॉप्स क्लियर हो गया। रबी क्रॉप्स कब से कब लगाते हैं वो भी क्लियर हो गया आपका। और खरीफ क्रॉप्स में क्या क्या आएगा वो भी आपका क्लियर हो गया। आगे आइए। इन इंडिया क्या है? इन इंडिया देयर हैज बीन अ 4 times इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। कितना? 1952 से 2010 विद ओनली 25% इंक्रीज इन द कल्टीवेबल एंड एरिया। देखिए करा क्या, 1952 से लेकर 2010 तक, 1952 से लेकर के 2010 तक 25% इंक्रीज किया गया। किसके लिए? लैंड एरिया के, जब खेती के लिए। हाउ हैज दिस इंक्रीज in production been achieved? If we think of the practices involved in farming, we can see that we can divide into 3 stage में। The first in the choice of seed, आपको किस प्रकार का खेती में चॉइस करना है। The second nurturing of the crop plants, उसको किस प्रकार का नर्चर करना है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। थर्ड प्रोटेक्शन के लिए, ग्रोविंग के लिए, अब ग्रो कर रहा है तो कैसे करना है। सबसे पहले चॉइस कीजिए सीड का, नर्चरिंग कीजिए, प्रोटेक्शन कीजिए। And harvesting crops from loss, thus the major groups of activity for improving crop yields can be classified है। अब हम लोग क्या क्या क्लासिफाइड करते हैं देखते हैं हम लोग। अब उसको क्या क्या क्लासिफाइड करते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके चलिए देखते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है। सबसे पहला क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, हमने जो क्रॉप्स लगाया है उसकी वैरायटी को इंप्रूवमेंट करें। ओके नंबर 2 में क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, हमने जो क्रॉप्स को लगाया उसमें प्रोडक्शन में कर दें। तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ये 3 चीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या हुआ, किस तरह का वैरायटी लगाया जाए, क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कैसे लगाया जाए, है ना। सीपीएम, सीपीएम, सीपीएम में क्या है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है। हम लोग क्रॉप वैरायटी मूवमेंट में कैसे कैसे क्या किया जाए। अब देखते हैं नंबर 1 में क्या क्या है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में, इस तरह क्या है। ओके है ना। क्रॉप आपका जो क्रॉप इंप्रूवमेंट, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है वो क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेगा, है ना। ये वाली क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट।